एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम इरम, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे हेल्थ और डिसीज़ को पढ़ेंगे। क्योंकि इस अ, पूरी सीरीज़ में हम डिसीज़ पे बात करने वाले हैं, तो ज़रूरी है हमारे लिए कि पहले हम हेल्थ और डिसीज़ दोनों को अच्छी तरह पहचान लें। फर्स्टली हम अगर बात करते हैं हेल्थ, सो व्हाट इज़ हेल्थ? अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम वेयर द इंडिविजुअल्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फंक्शंस आर एट ऑप्टिमल लेवल। डब्ल्यूएचओ ने क्या इसकी डेफिनेशन दी है कि इट इज़ अ मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। अगर पेशेंट के मतलब पर्सन के वाइटल्स नॉर्मल हैं और सारी चीज़ें क्लियर चल रही हैं, तो ये एक हेल्दी पर्सन होता है। हेल्थ पर्सन हेल्दी मेंटली और सोशली, मतलब सोशल फैक्टर्स जो होंगे हमारे उसमें भी जो नॉर्मल होना चाहिए, इसी के साथ साथ मेंटली डिस्टर्ब ना हो, तो इसको हम हेल्थ कहते हैं। If we talk about the disease, it is a pathological process characterized by deviation from the normal physiological state. Not completely, but somehow. अगर कोई पर्सन है, उसे कफ एंड कोल्ड है, तो वो डिसीज में माना जाएगा। बट ये क्या डेविएशन है? नॉर्मल डेविएशन है। बट अगर किसी को ल्यूकेमिया है, तो ये ज़्यादा डेविएशन हो जाता है। मतलब एक हेल्थी स्टेट से वेरियस तौर पे हम डेविएशन की तरफ जाते हैं। ठीक है। डिसीज में हम क्या क्या लेते हैं, जैसे कि निमोनिया हो गया, कफ एंड कोल्ड, ये एक साइन एंड सिम्टम हो सकता है। अब गैस्ट्राइटिस, ये क्या होता है? एक इन्फ्लेमेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। देन ओम्फालाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ अम्बिलिकस। यहाँ पर हम जब डिसीज की बात करते हैं, तो दो टाइप की डिसीजेज हमें नजर आती है। वो वट इज इट? एक कम्युनिकेबल एंड सेकंड इज नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मीन्स विच स्प्रेड थ्रू कम्युनिकेशन एंड नॉन कम्युनिकेबल मीन्स विच डू नॉट कम्युनिकेट, बट इसका जो लैटेंट फेज होगा, जो पीरियड होगा, वो लॉन्ग होगा। यानी लॉन्ग टर्म कोई भी एक्सपोजर के नतीजे में जो डिसीजेस पैदा हो रही हैं, वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होंगी। ठीक है। इसमें हम क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं? कम्युनिकेबल में जैसे कि निमोनिया है, इसके अलावा टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफाइड से फैलने वाला। नेक्स्ट नॉन कम्युनिकेबल में डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये सारी डिसीजेस होती हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इटियोलॉजी के बारे में। तो इटियोलॉजी मीन्स टू नो। इटियो मीन्स कॉज एंड लॉजी मीन्स टू नो। तो इटियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टडी ऑफ कॉजेज एंड ओरिजिन ऑफ द डिसीज। ये आंसर करता है वाई। टाइफाइड हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि साल्मोनेला टाइफी ने बॉडी पे अटैक किया। गैस्ट्राइटिस क्यों हुआ? क्योंकि ऑयली एंड स्पाइसी फूड लॉन्ग टर्म तक हमारी बॉडी पर असरअंदाज हुए। इसमें रिस्क फैक्टर्स भी काम करते हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स भी काम करते हैं। रिस्क फैक्टर्स मे और मे नॉट कॉज द डिसीज, बट द पॉजिटिव फैक्टर्स आर द थिंग्स विच डेफिनेटली कॉज द डिसीज। फिजियोलॉजी हम सब जानते हैं क्या होती है। फिजियोलॉजी एक नॉर्मल मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी में कई चल रहा है, जैसे कि वाइटल्स सही तौर पर काम कर रहे हैं, हार्ट बीट कर रहा है, कार्डियक आउटपुट अपने तौर पर काम कर रहा है, हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं, गैस्ट्रिक जूसेस जो है और इंटेस्टिनल जूसेस डाइजेशन ऑफ फूड का काम कर रहे हैं। बट यही अगर डेविएशन हो जाए, यानी नॉर्मल का एब नॉर्मल में चेंज हो जाना, ये पैथोलॉजी कहलाता है, जिसमें हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस को देखते हैं। निमोनिया में क्या हो रहा है? अल्वियोलाई फिलिंग में एक्सुडेट भर जा रहा है, जबकि नॉर्मली जो होता है वहाँ सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है, नॉर्मली गैस का एक्सचेंज चल रहा है। बट यही अगर निमोनिया की कंडीशन है, तो यहाँ पर एक्सुडेट की फीलिंग देखी जाती है। ठीक है। जैसे कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गैस्ट्राइटिस देख रहे हैं, तो स्पाइसी फूड या कोई भी चीज़ों के इंटेक की वजह से, स्ट्रेस है, अल्कोहल है, उससे क्या हो रहा है कि गैस्ट्रिक बैरियर्स जो है वो पेनिट्रेट हो जा रहे हैं, और HCl अंदर बैरियर के थ्रू जो है म्यूकोजा के कांटेक्ट में आ रहा है। वहाँ पर स्मॉल वेसल्स को इंजरी पहुंच रही है। इसी कंडीशन की वजह से हेमोरेज पैदा हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम गैस्ट्राइटिस की पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, यानी कि जो नॉर्मल था उसका एब नॉर्मल में किस तरीके से डिसऑर्डर डेविएशन हुआ। और पैथोजेनेसिस किसे कहते हैं? पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि व्हाई द डिसीज हैज बीन डेवलप्ड, यानी कि उसका प्रोसेस क्या है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कोई भी कॉज की वजह से बैरियर पेनिट्रेट हुए, इंजर्ड हुए और स्मॉल ब्लड वेजल्स को इंजरी मिली, उस वजह से अल्सरेशन कॉज हुआ।
गैस्ट्रिक एंड पेप्टिक अल्सर की यहाँ पर एग्जांपल भी किस तरीके से दी गई है कि नॉर्मल और देन उसके बाद इरोजन कैसे कॉज हो रहा है, और क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? द प्रेजेंटेशन ऑफ सिम्टम्स एंड साइंस। सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट हमारे पास लेकर आता है, और साइंस वो होते हैं जो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स होती हैं, जो फिजिशियन फाइंड करता है। जैसे कि सिम्टम क्या हो गया? चेस्ट पेन हो गया, डिस्निया हो गया, लेकिन क्रैकलिंग साउंड जो हमने स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनी और हाई फीवर जो हमने पाया, वो क्या हो गया? साइंस में आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक डिसीज के कुछ ना कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं। अब हम अगर बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? सेकेंडरी डिसीज और कंडीशन विच डेवलप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्राइमरी डिसीज, यानी कि प्रोग्नोसिस को वर्स करने वाले। जैसे कि हम अगर हेपेटाइटिस की बात करें, तो हेपेटाइटिस आगे जाकर क्या कॉज करेगा? असाइड्स। सो इसी तरीके से प्लूरल इफ्यूजन और सेप्सिस, इनिशियल निमोनिया की वजह से इफ्यूजन हो जाना, ये भी एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन हो गया। ठीक है, अब इन्हीं सब में हम अगली चीज जो देखते हैं वो है इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं। किसी भी डिसीज के कंफर्मेशन के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक्सरे, चेस्ट एक्सरे करवाते हैं हम। क्यों? ताकि ओपेसिफिकेशन, शैडोज जो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं ना, ये शैडोज, ये निमोनिया के शैडोज है, यानी ये कंसोलिडेशंस है। फॉर एग्जांपल टाइफाइड के लिए हम विडाल टेस्ट करवाते हैं। इसी तरीके से सीबीसी टू नो द एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जैसे कि अगर बेल्चिंग हो रही है, गैस्ट्रिक पेन है, और इसी के साथ साथ जो है एब्डोमिनल पेन हो रहा है, पहले तो एब्डोमिनल पेन है और बेल्चिंग हो रही है, और इसके अलावा जलन हो रही है पेट में, तो उसके कंडीशन में क्या हो सकता है? ये पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है और गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है। वेदर अगर अल्सर है तो ये पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, ये ड्यूडेनल अल्सर भी हो सकता है। उस कंडीशन में हम यूज करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जिसमें हमें दो डिसीज के दरमियान डिस्टिंग्विश करके बताया जाता है ना। देखिए, पेशेंट को अगर कफ और फीवर है तो ये निमोनिया भी हो सकता है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस भी होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी, और लंग एब्सेस भी। यानी इतनी कंडीशन में हमें कफ एंड कोल्ड मिल सकता है। तो फिजिशियन होने के नाते हमें ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चलना होगा। अब हम बात करते हैं चेस्ट पेन की। तो ये चेस्ट पेन कार्डियक भी हो सकता है, वेदर इट इज पल्मोनरी, वेदर इट इज जीआई, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का भी हो सकता है, और साइकोजेनिक भी हो सकता है। मतलब नॉर्मली अचानक कोई स्ट्रेस की वजह से भी ये कंडीशन पैदा हो सकती है। नेक्स्ट हमारा है डायग्नोसिस। ये क्या होता है? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज। पेशेंट को निमोनिया ही था, एक्यूट ब्रोंकाइटिस नहीं था, उस कंडीशन को हम कहते हैं डायग्नोसिस, जिसमें हम राइट लोअर लोब में अगर कंसोलिडेशंस देख रहे हैं तो ये निमोनिया की कंडीशन हो गया। ठीक है, क्रोन्स डिसीज को कैसे हम डायग्नोस कर रहे हैं? कोलोनोस्कोपी के थ्रू या बायोप्सी के थ्रू। विडाल टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं? टाइफाइड को करते हैं। अब आता है लास्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं? मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ अ पेशेंट टू कॉम्बैट अ डिसीज और अ डिसऑर्डर, जिसमें फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स काम आती हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, और सपोर्टिव मेजर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एंटीबायोटिक दी अगेंस्ट द बैक्टीरिया, जैसे कि मोनोसोफिया, ये एक सेफेलोस्पोरिन है, थर्ड जनरेशन। ये मोस्टली कहाँ है? ये ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टाइफाइड, ये टाइफाइड में ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल क्या है? एक प्रोड्रग है जो करता है एक्टिवेट एसिडिक पीएच में एक्टिवेट हो जाता है। ये एक प्रोड्रग है। ये क्या करता है? पंप को रिवर्स करता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जिसमें H+ और K+ जो है वो इनहिबिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से H2 का सिक्रीशन कम होता है और गैस्ट्रिक सिक्रीशन ओवरऑल कम होकर पीएच बढ़ जाता है। इस तरीके से ओमिप्राजोल, और ऐसे ही बहुत सारी जो है दूसरी भी एंटीबायोटिक्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हमने तमाम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट हम यहाँ से अब शुरू करने वाले हैं डिसीजेस को। So do follow, like, share and subscribe. Thank you. Thank you very much.